नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ओडिशा के कंधमाल में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर जोरदार हमला। पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश का लगाया आरोप। कहा, इसी रवैये की वजह से देश ने दशकों तक झेला आतंकवाद। पीएम का राहुल गांधी पर कटाक्ष। कहा, शहजादे पढ़ रहे हैं पुरानी स्क्रिप्ट। कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। जोर शोर से जारी है लोकसभा चुनाव का प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरुपति में किया रोड शो। हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की विजय संकल्प यात्रा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में की रैली। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधानसभा की सभी सीटों समेत 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। भाजपा ने श्री राम मंदिर के शुद्धिकरण के कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस एससी समाज के अपमान पर है आमद। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केजरीवाल जेल रिटर्न के एलीट क्लब में हुए शामिल। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मुकाबला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से, और शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। चौबीस की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ीसा के चुनावी अभियान के साथ, जहां कंधमाल में भाजपा की विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ साथ राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार ओडिशा में डबल इंजन सरकार का गठन होगा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने का प्रयास कर रही है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए, और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पुरानी चुनावी स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष का दर्जा मिलने के लायक सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार
एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर भी कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि वो इतने समय से राज्य के सीएम हैं, लेकिन बिना कागज देखे सभी जिलों के नाम तक नहीं गिना सकेंगे। नवीन बाबू इतने सालों से यहां मुख्यमंत्री है ना। मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं। नवीन बाबू इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? साथियों, और इसलिए मैं कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं, 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के गया। और जब प्रधानमंत्री ओडिशा के कंधमाल पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए और उनके अभिनंदन के लिए एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। आज प्रधानमंत्री ओडिशा के कंधमाल में हैं, जहां प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया और उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कंधमाल में सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णमासी जानी का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि पूर्णमासी जानी को उनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णमासी जानी का आशीर्वाद लिया। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह ने तेलंगाना के चेवल्ला लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव मोदी बनाम राहुल है। एक तरफ इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है, दूसरी तरफ एनडीए देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की बात करता है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक और, गर्मी थोड़ी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक में छुट्टी मनाने वाले राहुल गांधी हैं, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन
सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी है। इस दोनों के बीच में आपको तय करना है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों का हुजूम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए उमड़ पड़ा। इससे पहले उन्होंने तिरुपति मंदिर जाकर भी दर्शन किए। तो इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं कि उनको वोट मिल सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन किया। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कन्या पूजन और मां के आशीर्वाद के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ वे जनता के बीच हैं और वे भारी जीत भी हासिल करेंगे। मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार निकला हूं। मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा भी की। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा 1 वोट दिए थे। किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते? सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं, करके भी दिखाता है। भाजपा ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है। आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए, याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। और अब देखते हैं कि विपक्ष की पार्टियां कहां इस समय चुनावी अभियान कर रही हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा में जो भीड़ दिखी थी वह वास्तविक थी। आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की।
ये यात्रा आपकी जरूरतों को समझने के लिए थी। ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो। बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के नेता नाना पटोले के बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रामलला के दर्शन के बाद मंदिर की शुद्धिकरण की बात की। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की SC/ST के खिलाफ घृणित मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राम मंदिर में दर्शन करने के एक दिन बाद आया है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शेड्यूल ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है? जो आज बहुत धर्म की बात करते हैं, यदि हमारे विचार परिवार के लोग नहीं होते तो अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज को आप लोगों ने तो कन्वर्जन की ताकतों के हाथ में छोड़ दिया था। आज उनका स्वाभिमान, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ने के कारण लखीमपुर खीरी बेहद हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इस सीट पर भाजपा दिन अपने 2 बार सांसद अजय मिश्रा पर भरोसा किया है, तो वहीं कांग्रेस सपा इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उत्कर्ष वर्मा मैदान में है। सपा प्रत्याशी जहां जाति समीकरण के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने विकास कार्यों और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने। लखीमपुर खीरी में संसदीय चुनाव होने हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जी हमारे साथ हैं। तीसरी बार आप प्रयास में हैं। किन मुद्दों को लेकर, किन विकास कार्यों को लेकर, किन जनता की अपेक्षाओं को जो आपने पूरा किया है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, 2014 से पहले लखीमपुर पिछड़े जिलों में गिना जाता था। अभी लखीमपुर में हमारे पास 3 नेशनल हाईवे आए, कई ओवर ब्रिजेज बने, अच्छी सड़कें बनी, मेडिकल कॉलेज आया, 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है। ऐसे अनेक परिवर्तन हमारे यहाँ हुए। उसके साथ साथ गांवों में गुणवत्तापूर्ण जीवन लोगों को मिले, उस पर भी हमने काम किया। और हर वो क्षेत्र जिसके ज़रूरतें पूरी हो, लोगों की सुविधाएं बढ़ें, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभी चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय का जो एक यहाँ पर हमने शुरू किया, डिग्री कॉलेज। दूसरा हमारा भी ITI का हो गया, कई पॉलिटेक्निक हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में काम हुए, 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 कृषि विज्ञान केंद्र। ऐसे अनेक परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में हुए। आज ये जिला केंद्र या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें 1 से 10 नंबर पर आता है। अपने विकास कार्यों के दम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर सीधा मुकाबला है। क्या जनता का जनादेश होगा? 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, निघासन, लखीमपुर खीरी। इसके साथ ही यूपी के लखीमपुर खीरी से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया है। पिछड़ों में अच्छी पकड़ होने के दावे के साथ साथ सपा उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय से भी विशेष उम्मीद है। विपक्ष यहां क्षेत्र की अनदेखी का भी आरोप लगा रहा है। उत्कर्ष वर्मा से बात की हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा हमारे साथ हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं। उत्कर्ष जी, एक और जहां भाजपा हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, या समाजवादी और कांग्रेसियों का ये किला माना जाता है, लेकिन वो लंबे समय से 20 साल से समाजवादी और तकरीबन 10-15 साल से कांग्रेस यहाँ जीतने में नाकामयाब रही। वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, वर्तमान स्थिति में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है, और ये झूठे हैं ही हैं। 10 वर्षों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस बार भी ये झूठ बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि बहुत बुरी तरह हार रहे हैं।
किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ आपके वादे हैं, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं? देखिए, पहला बात तो इंडिया गठबंधन का संयुक्त रूप से घोषणा पत्र है और उसके बाद क्षेत्रीय मुद्दे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों में प्रमुख रूप से बाढ़ का मुद्दा है। जनपद को 10 वर्षों में बाढ़ से निजात नहीं दिला पाए। स्कूल कॉलेज का मुद्दा है, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनवा पाए। अस्पताल की व्यवस्था का मुद्दा है, एक भी डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाए अस्पतालों में, किसी गरीब का इलाज नहीं करा पाए अस्पतालों में। साथ ही विकास का मुद्दा है, जो जनपद हमारा बहुत पीछे है विकास के मामले में। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, निघासन, लखीमपुर खीरी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनीतिक दलों के सामने चौथे चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती होगी। और इस समय सीधा रुख करते हैं आपकी प्रेस वार्ता का, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं, उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, उन्हें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने जो बता रहे थे कि कैसे वो जेल के बाद अब सब जनता के बीच आए हैं और ये एक चमत्कार ही हुआ है कि चुनावों के बीच अब वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पटना, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपना समय उन्होंने गुजारा और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिल के काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे, और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार है। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर
अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए। आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब ये इतने बड़े बड़े सरमाएदार बोलते हैं कि ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद। लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं? आप सुन रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो इस समय पटना में है, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की सूची जनता के सामने रखनी चाहिए। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती की। इस बीच ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। असम पुलिस ने कछार जिले में 7 करोड़ रुपए की कुल 572 ग्राम हेरोइन जब्त कर ली है और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि धोलाई और सिलचर क्षेत्र में 2 अलग अलग अभियानों में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर कछार जिला पुलिस की एक टीम ने ढोलाई में अभियान चलाया और 55 साबुन के डिब्बों में हेरोइन बरामद किया। दूसरे ऑपरेशन में पुलिस ने सिलचर इलाके में हेरोइन से भरे 45 साबुन के डिब्बों में हेरोइन बरामद की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।